नमस्कार, मैं हूं रचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं के लिए गर्मी के मौसम में उगाए वैज्ञानिक तकनीक से हरा चारा। शकरकंद की खेती है अच्छी आय कमाने का जरिया। कृषि से जुड़े हुए लगभग सभी किसान पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन पशुओं से उनकी क्षमता के अनुसार दूध का उत्पादन हो, इसके लिए ये जरूरी है कि पशुओं का आहार प्रबंधन सही तरीके से किया जाए। और पशु आहार तभी संतुलित हो पाएगा जब इनके आहार में हरे चारे का समावेश हो। इसलिए आप हरे चारे वाली फसलों की खेती कैसे करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुंता बानसूर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा। किसान भाइयों, आप सभी को पता है कि पशुओं के लिए हरा चारा बहुत ही आवश्यक होता है और गर्मियों के सीज़न में विशेषतः हरे चारे की बहुत ही समस्या होती है या कमी होती है, जिसकी वजह से हमें पशुओं के स्वास्थ्य को प्रबंधन करना या उनके उत्पादन को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इस समस्या के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से किसान भाई विभिन्न प्रकार के हरे चारे को तैयार कर सकते हैं। कुछ ऐसे चारे हैं जो पेरेनियल हैं, जो पूरे साल भर पशुओं के लिए हरा चारा उत्पादन दे सकते हैं। सर्वप्रथम मैं बात करना चाहूँगा हाइब्रिड नेपियर बाजरा की। ये भी एक बाजरे की किस्म है जिसको नेपियर घास और देसी बाजरे को मिलाकर के एक नया पौधा तैयार किया गया है। इसके सबसे बड़े फ़ायदे ये हैं कि इसको एक बार अगर किसान भाई लगा लें तो 3 से 4 साल तक आसानी से इससे हरे चारे की उपलब्धता हो जाती है। एक साल में यदि अच्छी तरह से इसका प्रबंधन किया जाए तो लगभग 5 से 6 बार कटिंग किसान भाई इसकी ले सकते हैं। ज़्यादा सर्दियों में थोड़ा सा इसका उत्पादन कम हो जाता है। जितनी गर्मियां पड़ती हैं उस समय इसका उत्पादन सबसे अच्छा मिलता है। बस इसको थोड़ा सा पानी की आवश्यकता होती है, पानी आप देते रहें, बहुत अच्छी मात्रा में हरा चारा इससे मिल सकता है। और दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि ये सिर्फ पशुओं के हरे चारे के लिए ही तैयार किया गया है, तो इसमें कुछ विशेष प्रकार के पोषक तत्व हैं जो पशुओं के लिए आवश्यक होते हैं। नेपियर बाजरा हाइब्रिड घास उगाने से किसानों को होने वाले फायदे कुछ इस प्रकार से हैं। कम पानी में फसल की तेजी बढ़वार, चारे की गुणवत्ता अच्छी, हरे चारे का अधिक उत्पादन, फसल में कीट और रोगों का प्रकोप नहीं होता तथा पशुओं के लिए वर्ष भर हरा चारा मिलता रहता है। तो इसलिए किसान भाई इसको किस तरह से लगा सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लें। इसका बीज नहीं लगाते, सामान्यतः इसकी स्लिप लगाई जाती है। जिस तरह से बाजरे का पौधा लंबा बड़ा हो जाता है, उसमें कई सारी गांठें होती हैं, तो इसकी स्लिप इस तरह से बनाते हैं कि एक स्लिप में 2 गांठ आ जाएं। उसके बाद में इसको 4 बाई 4 फीट की दूरी पर लगाते हैं। एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 4 फीट और एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी भी 4 फीट रखते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें फुटान बहुत ज़्यादा होती है। एक स्लिप से लगभग 40 से 50 पौधों की फुटान निकलती है। तो इस तरह से इसका जो बायोमास होता है, जो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, जिसमें हरे चारे की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए पूरे साल भर पशुपालन के लिए, पशुओं के लिए एक बहुत अच्छी ये हरे चारे का विकल्प हो सकता है। और आसानी से ये बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्रों पर या किसानों के यहाँ पर इसकी पौध आपको आसानी से मिल सकती है। दूसरा विकल्प है पशुओं के लिए एजोला। ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से ये भरपूर होता है।
अजोला के पोषक गुण। अजोला पोषक तत्वों की दृष्टि से काफी समृद्ध होता है। शुष्क भार के आधार पर इसमें अत्यधिक प्रोटीन की मात्रा लगभग 25 से 35% तक पाई जाती है, जो कि विभिन्न दलहनी चारा फसलों से काफी अधिक है। इसके अलावा 10 से 15% खनिज पदार्थ जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक आदि के साथ साथ लगभग सभी आवश्यक एमिनो एसिड भी पाए जाते हैं। और इसे कोई भी किसान आसानी से इसको मेंटेन कर सकता है। बस एक ही इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसमें गंदा पानी नहीं होना चाहिए या कोई भी किसी प्रकार की गंदगी बाहर से इसमें नहीं जानी चाहिए। इसको लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। यदि आप पॉलीथीन के आजकल बैग्स आते हैं उसमें भी इसको लगा सकते हैं, या आप पक्की खेल बना लें जिसकी गहराई लगभग 1 से 1.5 फीट हो। लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं और चौड़ाई इसकी 3 फीट होनी चाहिए। तो इस तरह से आप एक पक्की खेल बना लें। उसमें आप यदि 10 बाई 3 और बाई 1.5 का यदि आपका खेल है तो इसमें आप लगभग 15 से 20 किलो खेत की मिट्टी डालें, 5 से 7 किलो पशुओं का गोबर इसमें डाल दें और उसके बाद आप पूरी तरह से इसमें पानी भर दीजिए। और पानी भरने के बाद आप लगभग इसको 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए और तीसरे दिन आप इसमें जो एजोला का कल्चर है उसको डाल दीजिए। और डायरेक्ट सूरज की किरणें इस पर नहीं पड़े उसके लिए ग्रीन नेट आता है, उससे आप ऊपर से थोड़ी सी छाँव कर दें। और बीज डालने के बाद लगभग 15 से 20 दिन के बाद डेली आप इसमें से 1 से 1.5 किलो 2 किलो तक आप एजोला डेली निकाल सकते हैं। और प्रत्येक बड़े पशु को यदि आप 250 से 300 ग्राम या आधा किलो तक खिलाते हैं तो उसके लिए ये पर्याप्त होगा। और बहुत सारे पोषक तत्व उपलब्ध होने की वजह से ये एक बहुत ही संतुलित और अच्छा आहार माना जाता है पशुओं के लिए। उसके अलावा में बात आती है, बहुत सारी घासें ऐसी हैं जो किसान भाई लगा लें जिससे पूरे साल भर पशुओं को हरा चारा उपलब्ध हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं गिनी ग्रास की, ये भी एक पेरेनियल पौधा है जो पूरे साल भर पशुओं के लिए हरा चारा उत्पादन देता है। एक बार इसको लगा लो, इससे भी 3 से 4 साल तक हरा चारा आप हमेशा ले सकते हैं। इसका एक और फ़ायदा है, यदि कुछ जगहों पर जहाँ पर पानी की उपलब्धता कम है वहाँ पर भी इसको लगाया जा सकता है। जिस सीज़न में वहाँ पर पानी नहीं होगा तो ऊपर से लगेगा ये सूख गया है, लेकिन जैसे ही बारिश होगी इसमें बहुत अच्छी तरह से फुटान होती है और अच्छी मात्रा में हरे चारे का उत्पादन मिल सकता है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न विकल्प है किसान भाइयों के लिए जो हरे चारे का उत्पादन लेकर के अपने पशुओं का अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। उनको आइडेंटिफाई करना है या क्या सुविधा उपलब्ध है, इस तरह की सुविधा के लिए हमने स्टेशनों पे और उसके अलावा जो कोचेज हैं, जो नए कोचेज बन के आ रहे हैं, उनमें भी ये सुविधा प्रदान की गई है। ब्रेल लिपि या साइन लैंग्वेज का पूरा नक्शा रेलवे स्टेशन के एंट्री गेट पर ही लगा दिया गया है। अगर कोई ऐसा रेल यात्री आता है जो देख नहीं सकता, ब्रेल लिपि जानता है, तो रेलवे कर्मचारी उसे इस बोर्ड के पास लेकर आएंगे, जिसके बाद ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। शकरकंद की फसल मुख्य रूप से अपने मीठे स्वाद और स्टार्ची जड़ों के लिए प्रसिद्ध है और भारत में इसकी खेती लगभग 2 लाख हेक्टेयर जमीन पर की जाती है। फिलहाल अभी इसके रोपाई के लिए उचित समय चल रहा है, तो जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वह कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और उन्नत तकनीक से रोपाई कैसे करें, इसकी अधिक जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह विशेष प्रस्तुति। किसान भाइयों,
शकरकंद एक कंद वर्गीय सब्जी फसल है। इसकी खेती आलू की खेती की तरह ही की जाती है। इसके पौधे भूमि के अंदर और बाहर दोनों ही जगह विकास करते हैं। भूमि के ऊपर इसके पौधों का फैलाव बेल के रूप में होता है। शकरकंद को उबालकर और भूनकर ऐसे ही खाया जाता है। इसके अलावा इसे सब्जी बनाकर भी खाते हैं। यदि आप शकरकंद की खेती व्यापारिक तौर पर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसे गर्मियों के मौसम में उगाना होता है, क्योंकि गर्मी और बारिश के मौसम में इसके पौधे अच्छे से विकास करते हैं। सर्दियों का मौसम इसके पौधे की वृद्धि के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। किसान भाइयों, शकरकंद का अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की बात करें तो उनमें प्रमुख हैं भूसोना, AT14, भूकृष्णा, ST13, पंजाब मीठा, आलू 21, श्री अरुण इत्यादि। किसान इनमें से किसी भी प्रजाति का चयन कर सकते हैं। शकरकंद की खेती व्यापारिक तौर पर अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती में भूमि उचित जल निकासी वाली होनी चाहिए। कठोर, पथरीली और जल भराव वाली भूमि में इसकी खेती नहीं करें, क्योंकि ऐसी जगहों पर इसके कंद ठीक से विकास नहीं कर पाते हैं और पैदावार भी प्रभावित होती है। इसकी खेती में भूमि का pH मान 5.8 से 6.8 के मध्य होना चाहिए। शकरकंद की खेती के लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए खेतों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया जाता है। खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से मिट्टी पलटने वाले हलों से जुताई कर दी जाती है। उसके बाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 15 से 17 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद दी जाती है। खाद को मिट्टी में डालने के बाद कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 तरह जुताई कर दी जाती है। खेत की मिट्टी में खाद अच्छी तरह से मिल जाती है। इसके बाद खेत में पानी लगाकर जब खेत की मिट्टी ऊपर से सूखी दिखाई देने लगती है, उस दौरान खेत की फिर से रोटावेटर लगाकर जुताई कर दी जाती है। शकरकंद की खेती में यदि आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 70 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटाश और 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा का छिड़काव खेत की आखिरी जुताई के समय करना होता है। इसके अतिरिक्त 40 किलोग्राम यूरिया की मात्रा को सिंचाई के दौरान दें। किसान भाइयों, शकरकंद के पौधों की रोपाई मेड़ों पर की जाती है। इसके लिए खेत में उचित दूरी रखते हुए मेड़ों को तैयार कर लिया जाता है, जिसमें प्रत्येक मेड़ के मध्य 2 से 3 फीट की दूरी रखी जाती है। शकरकंद के पौधों की रोपाई नर्सरी में तैयार की गई कटिंग के रूप में की जाती है। इसके लिए पौधों को 1 महीने पहले तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इन पौधों की रोपाई तैयार की गई मेड़ पर की जाती है। इसके प्रत्येक पौधे के मध्य 1 फीट की दूरी रखी जाती है और कटिंग को 20 सेंटीमीटर की गहराई में भूमि में लगाया जाता है। पौध रोपाई के बाद उसे चारों तरफ से मिट्टी से अच्छी तरह से ढक देते हैं। शकरकंद के पौधों की रोपाई समतल भूमि में भी की जा सकती है। इसके लिए उन्हें क्यारियों में तैयार कतारों में लगाया जाता है, जिसमें प्रत्येक कतार के मध्य 2-3 फीट की दूरी रखी जाती है। इसके बाद पौधों को 40 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। शकरकंद के पौधों की सिंचाई रोपाई के आधार पर की जाती है। यदि इसके पौधों की रोपाई गर्मी के मौसम में की गई है तो पौध रोपाई के तुरंत बाद पानी देना चाहिए। इस दौरान इसके पौधों की सिंचाई सप्ताह में 1 बार की जाती है। इससे खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी बनी रहती है और कंदों का विकास अच्छे से होता है। किसान भाइयों, यदि आप इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए शकरकंद की खेती करते हैं तो आपको अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
दृष्टिहीन यात्री को किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जब वो एंटर करेंगे तो उनके लोकेशन और जो सीट नंबर्स की जो है उन सब पर भी जो है ब्रेल लिपि लगाई गई है, ताकि जो है इनको सुगम्य भारत अभियान के तहत इन दिव्यांगजनों को आसानी और सहूलियत मिल सके और ये इनकी यात्रा सुगम हो सके। इस नक्शे में रेलवे स्टेशन की सभी लोकेशन अंकित की गई है। कुल मिलाकर पूरे रेल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। गर्मी के मौसम में 3 साल के अंतर पर खेत की गहरी जुताई करना एक मुख्य प्रक्रिया है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति और जल धारण क्षमता बढ़ती है। साथ ही साथ कीट और रोग भी नष्ट हो जाते हैं। तो गहरी जुताई करने के लिए किन किन यंत्रों की आवश्यकता होती है और इसके क्या कुछ फायदे हैं, इस बारे में जानकारी लेते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर उत्तम कुमार से। किसान भाइयों, आप सभी को नमस्कार। मैं आज आप लोग को जो डीप प्लाइंग, जिस मतलब गहरी जुताई, खेत की गहरी जुताई के बारे में डिटेल से बताना चाह रहा हूँ। देखिए क्या है कि खेत की गहरी जुताई बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि खेत में बहुत कीड़े मकोड़े रहते हैं और भी बहुत ऐसी चीज़ें होती है जिसको यदि आप गहरी जुताई करते हैं तो वो कीड़े मकोड़े जो भी चीज़ें हैं वो ऊपर आ जाते हैं। और खेत को गहरी जुताई करने से क्या होता है कि जो भी फसल आप लगाना चाहते हैं उसमें उसकी जड़ें अधिक नीचे तक जा सकती हैं। इसलिए खेतों को गहरी जुताई करने के लिए मैं कुछ मशीनें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले क्या है कि मोल्ड बोर्ड हल ये एक ट्रैक्टर चलित यंत्र है। इसका फार छर फार यानी बार टाइप प्रकार का होता है तथा यह उच्च कार्बन स्टील या कम मिश्रित स्टील का बना होता है। इसकी जुताई की गहराई का नियंत्रण हाइड्रोलिक लीवर से या ट्रैक्टर की 3 पॉइंट लिंकेज से करते हैं। इस हल से सख्त मिट्टी को भी आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग हरी खादों को मिट्टी में मिलाने के काम में भी होता है और इससे हम आप कम से कम 30 सेंटीमीटर तक खेत की गहरी जुताई कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो हमारे पास मशीन होता है, जो एक डिस्क प्लाव होता है, उस प्लाव से हम लोग खेत की गहरी जुताई कर सकते हैं। इसमें क्या, इसमें डिस्क लगे होते हैं, उसमें उस डिस्क से अपने चूँकि वजन होता है डिस्क का, उसी डिस्क के वजन से वो मिट्टी में जो भी हार्ड मिट्टी हो या जो भी मिट्टी है उसको तुरंत आपको अधिक डीप तक वो प्लाविंग करते जाता है। और इसमें भी जैसे आपको हम बताया कि इसमें भी 2 डिस्क 3 डिस्क या 4 डिस्क के लगे होते हैं। अब वो आपका जो ट्रैक्टर की क्षमता है उसके अनुसार आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क प्लाव प्राथमिक भूमि तैयार करने वाला 3 पॉइंट लीकेज इम्प्लीमेंट है। यह मिट्टी खुदाई के लिए प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर नरम मिट्टी की स्थिति में अधिक प्रयोगी है। कुछ डिस्क प्लाव में 2 से 4 बॉटम होते हैं। इसको खुदाई की गहराई और दिशा के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। और इसके बाद हमारे पास जो देखिए जब क्या होता है, आप देखे होंगे कि किसी भी खेत में जब हम लोग बराबर खेत में बड़ा मशीन चलता है, जैसे ट्रैक्टर है या और भी आप मशीन चलाते हैं, जैसे कंबाइनर से या जो भी बड़ी मशीन नाम ले रहे हैं, तो जब चलाते हैं तो देखिएगा क्या है कि मिट्टी हार्ड हो जाती है, तो एक हार्ड पेन बन जाता है। तो उस हार्ड पेन को भी तोड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि आप खेत जोतेंगे लेकिन आपका क्रॉप बोले जो भी आपका फसल लगा रहे हैं उसका जड़ नीचे नहीं जाएगा तो उसमें पैदावार कम होगी। तो उसके लिए एक हमारे पास मशीन है, उसको कहते हैं सबसॉइलर। ट्रैक्टर चलित सबसॉइलर हल। इस हल में एक हरीस होता है जो उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। हरीस ऊपर एवं नीचे निकले हुए किनारों को दृढ़ता प्रदान करता है। एक खोखला स्टील का एडॉप्टर होता है
जो हरीस के नीचे भाग में लगा होता है और फार को मदद करता है। इस यंत्र का फार उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। यंत्र की गहराई ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक प्रणाली द्वारा नियंत्रित की जाती है। हल का प्रयोग गहरी जुताई के लिए किया जाता है, जिससे मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार इसके उपयोग से उपज में 30% तक की वृद्धि हो सकती है। ग्रीष्मकालीन जुताई के फायदे। मिट्टी में सुधार होता है, मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ती है, खेत की कठोर परत टूट जाती है। इससे मिट्टी को पौधों की जड़ों के विकास के अनुकूल बनाने में मदद मिलती है। ग्रीष्मकालीन जुताई करके खरीफ में बोई जाने वाली दलहन, तिलहन और विभिन्न सब्जियों, भाजियों में होने वाले कीट के प्रकोप को रोका या कम किया जा सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नरेली, जिला अजमेर के भूपेंद्र सिंह ने। आपने मिर्च की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मसाले वाली फसलों में मिर्च एक महत्वपूर्ण फसल है, जिसकी खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है। लेकिन मिर्च की फसल में कई प्रकार के रोग देखने में आते हैं, जिससे पैदावार बहुत कम हो जाती है। अगर किसान भाई समय पर इन रोगों की पहचान करके उनकी रोकथाम कर लें, तो अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में पर्ण कुंचन रोग अधिक देखने को आता है। यह एक विषाणु जनित रोग है, जिसे सफेद मक्खी कीट द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाया जाता है। इस रोग से ग्रसित पौधों की बढ़वार रुक जाती है और उनकी पत्तियां छोटी नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। यदि किसान भाइयों इस रोग के लक्षण खड़ी फसल में दिखाई दे रहे हैं, तो आप रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर नष्ट कर दें और इसके अलावा इस रोग को फैलाने वाले कीट के नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें। किसान भाइयों, यदि इस रोग का प्रकोप फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है, तो आप इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में एंथ्रेक्नोज, जिसे श्याम वर्ण रोग के नाम से जाना जाता है, उसका भी प्रकोप काफी देखने में आता है। इस रोग की शुरुआती अवस्था में पौधों की कोमल शाखाओं का ऊपरी हिस्सा सूखने लगता है और नीचे की ओर बढ़ता है। यदि किसान भाइयों इस रोग के लक्षण खड़ी फसल में दिखाई दे रहे हैं, तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा की 3 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पा लेंगे और आगे चलकर फसल से अच्छी उपज की भी प्राप्ति कर सकेंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।